हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर, जहां पर आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है क्लास 10th की और 9th की सभी फ्री क्लासेस। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि क्लास 9th और 10th की कंप्लीट फ्री बैच आप लोगों को यूट्यूब पर मिल रही है, जहां पर हम आप लोगों के लिए आज बहुपद अध्याय लेकर आए हैं, जो आपकी गणित का दूसरा अध्याय है क्लास 10th की मैथमेटिक्स का। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में वास्तविक संख्याएं, जैसा कि मैंने पूरा वास्तविक संख्या कंप्लीट करवा दिया बेटा 3 क्लास में, जिसमें से प्रीवियस ईयर भी शामिल थे, यानी जो पिछले वर्ष आपके बोर्ड पेपर एग्जाम में पूछे गए थे प्रश्न। हम लोग बारी बारी से सभी अध्यायों यानी सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और बोर्ड पेपर के 3 महीना पहले ही बेटा हम लोग सिलेबस खत्म कर लेंगे। चलो अब हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं बहुपद। एक्चुअल में बहुपद होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, यह बहुपद है क्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका क्या काम है, हम बहुपद से क्या कर सकते हैं, यह बहुपद आखिर हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं। चलो हम लोग बारी बारी से आगे देखते हैं बहुपद के बारे में। सबसे पहली बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद के बारे में। बहुपद अगर हम लोग इसको तोड़ के बेटा देखें तो बहु का मतलब होता बहुत, बहु का मतलब क्या होगा बहुत, और पद का मतलब होता पद, यानी जिसमें बहुत से पद हो। बहुत से पद मतलब बहुपद का मतलब जिसमें बहुत से पद हो। बहुत से मतलब क्या हुआ, मतलब जिसमें एक से अधिक, जिसमें एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो, यानी जिसमें एक से ज्यादा पद हो, एक या एक से ज्यादा पद हो, उसे क्या बोलेंगे बहुपद। जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, कितने हो मेरे प्यारे बच्चों, एक हो या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हैं तो उसे क्या बोलेंगे बहुपद, एक या एक से अधिक पद हो। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, इतना तो आ गया कि जिसमें एक या एक से अधिक पद होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे बहुपद। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें, अगर इसके ये आपके एक्सरसाइज के सवाल हैं, चलो हम लोग देखते हैं। अब बहुपद के बारे में हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या और पढ़ सकते हैं इसमें। बेटा बहुपद होता है, बहुपद में हम लोग 2 चीज जानेंगे। बहुपद में कितनी चीज जानेंगे, 2 चीज। बहुपद इसमें 2 चीज पढ़ेंगे। इसको हम लोग फर्दर 2 आगे डिवाइड में भाग कर दे रहे हैं, 2 आगे इसके भाग हैं। एक होता है चर और एक होता है अचर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या चर होते हैं और क्या अचर होते हैं। मेरी गारंटी है कि आप आज के बाद नहीं भूलेंगे कि क्या होते हैं चर और क्या होते हैं अचर। चर होते हैं जैसे हमारी एबीसीडी में एक्स वाई जेड, इस चैप्टर में जो एक्स वाई जेड आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे चर, यानी जो एबीसीडी होती हैं वो क्या होती हैं चर होती हैं। ये क्या है बेटा चर। अच्छा, चर की जो मान होता है वो हर समय बदलता रहता है। जैसे आज हमने यहां पर कोई सवाल सॉल्व किया तो वहां पर x की वैल्यू मान लो बेटा 1 आ गई, और कल फिर एक कोई सवाल सॉल्व किया, वहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। फिर आगे सवाल सॉल्व किया, वहां x की वैल्यू 3 आ गई। यानी हर जगह x का मान क्या होता रहेगा बदलता रहेगा, यानी चर का मान क्या होता रहेगा बदलता रहेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। वैसे y, आज किसी सॉल्व को सॉल्व किया तो y का मान 1 आ गया, कल किसी सवाल को सॉल्व करोगे तो y का मान 2 आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ सर, हम सीधी भाषा में कह सकते हैं चर का मान सदैव बदलता रहता है। ठीक है, हमें चर आ गया। अच्छा, चर होता क्या है, चर एबीसीडी जो होती हैं वो एक चर होते हैं। तो फिर सर अचर क्या होता है, चलो अब हम लोग बात करते हैं अचर की। इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको नॉन वेरिएबल बोलते हैं। चलो अब हम लोग बात अचर की करते हैं। अचर जो हमारी बेटा गिनती होती है 1
2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये सब क्या होंगे बेटा? अचर होंगे। अच्छा, अचर का मतलब क्या होगा? अचर का मान कभी बदलता नहीं। अगर एक है तो एक को हम हमेशा ही क्या कहेंगे? एक। अब अमेरिका में एक को कोई 1 बोल रहा है, अमेरिका में कोई क्या बोल रहा है? अमेरिका में एक को कोई 1 बोल रहा है। वही पाकिस्तान में एक को कोई 1 बोल रहा है या एक बोल रहा है, तो उसका मतलब एक होगा ना। ऐसा थोड़ी नहीं, यहाँ पर एक का मतलब एक है, अमेरिका में एक का मतलब 2 है। नहीं, सब जगह एक का मतलब एक। एक को एक ही बोल सकते, एक को 2 नहीं बोल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आज 1 बराबर 2 है, कल 1 बराबर 3, ऐसा नहीं, ये गलत है। यानी चर क्या रहेगा? सदैव बराबर रहेगा और बदलता नहीं है, इसे बोलते हैं अचर। ठीक है सर, चर अचर समझ लिए, लेकिन आप बताना क्या चाह रहे हैं? मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, बहुपद में चर और अचर अगर मिल जाए, चर और अचर के जो मिक्सचर होगा वही क्या कहलाएगा? बहुपद। मतलब अगर कोई पूछ ले चर क्या होता है, यानी आप बोल दोगे बहुपद वो होता है जिसमें चर और अचर मिलकर बनता है, उसे क्या बोलेंगे? बहुपद। यानी बहुपद चर और अचर के मिलन से बनता है। जैसे ये हमारा क्या लिखा है? चर लिखा है। ये क्या लिखा है? हमारा अचर लिखा है। इन दोनों का मिलन कैसे होगा? या तो इसमें प्लस का साइन लगा दो, या तो इसमें माइनस का साइन लगा दो, या तो इसमें गुणे का साइन लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? बहुपद। यानी क्या हुआ सर? अगर हम x + 1 लिख दें सर, ये बहुपद हुआ। बिल्कुल सही बात है। यानी चर और अचर के मिलन को ही क्या बोलेंगे? बहुपद। मिलन कई प्रकार से हो सकता है, मिलन गुणा करके हो सकता है, मिलन जोड़ के हो सकता है, मिलन घटा करके हो सकता है। बोलो इतनी बात समझ में? सर तो क्या हम ये बोल सकते हैं x - 1 एक बहुपद है? बिल्कुल है मेरे प्यारे बच्चों। सर फिर हम क्या ये बोल सकते हैं 2 × x, 2 × x, 2x, क्या ये बहुपद है? हाँ भाई, ये सभी क्या है? बहुपद हैं। यानी अब हम लोग बोल सकते हैं बहुपद क्या होता है? चर अचर के मिलन को ही बहुपद कहते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है सर, हम समझ गए बहुपद क्या होता है। अब बहुपद में हम लोग, अब बहुपद कई प्रकार का होता है। अब हम लोग देखते हैं बहुपद। बहुपद एक तो पढ़ेंगे, एक पहला पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। क्या पढ़ेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद। द्विघात बहुपद। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, एक तो रैखिक बहुपद हुआ, एक द्विघात बहुपद हुआ। अच्छा, रैखिक बहुपद क्या होते हैं बेटा? आप चर जान चुके हैं। रैखिक बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। यानी अगर चर के अधिकतम घात का मतलब जैसे x लिखा हुआ है, x की यहां पर घात कितनी है? 1, तो यानी ये क्या हुआ? अभी तो ये एक चर लिखा हुआ है और इसके साथ 5 जोड़ दें, सर ये एक रैखिक बहुपद हुआ। क्या हुआ? रैखिक बहुपद हुआ। सर इसमें चर की अधिकतम घात कितनी? 1। एक बेटा लिखो या ना लिखो? सर हम लिख दे 2x + 6, ये भी बेटा एक रैखिक बहुपद हुआ। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी? 1। मैं सर ये लिख दूं 2x + 3 लिख दूं, ये भी क्या हुआ? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो लिखा जाता है ax + b। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है रैखिक बहुपद की। क्या? ax + b, जहां पर a और b हमारे अचर पद हैं। क्या है? अचर पद हैं। सर अभी तो आप बोले थे जो ए बी सी डी होंगी वो चर होगा, लेकिन आप यहां पर बता रहे हैं ए बी हमारे अचर हैं। बेटा एक्स वाई जेड को हम लोग यहां पर चर मान लेंगे और जो ए बी सी डी आएगा वो हमारा अचर होगा। यानी ए की जगह कोई गिनती आ सकती है, बी की जगह कोई गिनती आएगी, सी की जगह कोई गिनती आएगी, डी की जगह कोई
गिनती आएगी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक सर, इसका मतलब जो 2x लिखा हुआ था, 2x प्लस का 6 मेरे प्यारे बच्चों जो लिखा हुआ था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो सर अगर इसका हम लोग कंपैरिजन करा दें ax प्लस b से, तो सर जो a का मान है वो कितना है? सर a का मान 2 है। देखो x की जगह x लिखा हुआ है, a की जगह कितना लिखा हुआ 2, तो सर b का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वही बात यहां पर लिखी हुई थी सर। लेकिन अगर ये माइनस में लिखा हो, जैसे सर लिखा हो 5x माइनस का 6 लिखा हो, इसका कंपैरिजन यानी इसकी तुलना कराई जाए। इसकी तुलना ax प्लस b से हम लोग करवा रहे हैं। a की जगह तो 5 लिखा हुआ है, a की जगह कितना लिखा हुआ है? a की जगह तो 5 लिखा हुआ है सर। सर b की जगह, बेटा b की जगह देखो माइनस का 6 लिखा हुआ था, यहां पर प्लस का 6 था, यहां पर माइनस का 6 है, तो यहां b की जगह क्या होगा? -6। तो सर हम कह सकते हैं जो a b c d आएगा वो क्या होगा? हमारे अचर पद होंगे, यानी उनकी जगह बेटा क्या आएंगे? गिनती आएगी। बोलो ये बात समझ में आ गई? चलो अब सर द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद होगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर के अधिकतम घात, चर के अधिकतम घात 2 हो। कितनी हो? अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 12। यहां पर चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 2 है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। सर क्या 2 से ज्यादा हो जाएगी वो बहुपद नहीं रहेगा? रहेगा, उसका नाम बदल जाएगा। जैसे 2 घात है उसे द्विघात बोल रहे हैं, 3 घात हो गया तो त्रिघात हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब इसका जो, अब जैसे सर इसको भी लिख दें 2x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का मैं यहां पर कोई नंबर लिख दे रहा हूं, मान लो 10 लिख दिया। सर ये बहुपद होगा? हाँ मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल बहुपद होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर मैं 2 कर देता हूं अगर, तब भी है। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ सर इसका फिर मानक रूप क्या होगा? जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो कैसे लिखी जाएगी? जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो लिखी जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c, ये इसका मानक रूप हो जाएगा। यानी द्विघात बहुपद की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगी। बोलो ये बात समझ में आ गई? सर अब अगर इसका कंपैरिजन कराया जाए इससे, तो देखो a की जगह कितना लिखा हुआ है? यानी a का मान 2 है। अगर b देखा जाए तो b की जगह हम लोग इस समीकरण के हिसाब से बोल रहे हैं, b की जगह कितना लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। c की जगह कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। जहां पर a, b, c अक्षर पद है, ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो पेपर में आएगी। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा मानक रूप है द्विघात बहुपद का? तो एक ऑप्शन ये लिखा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बोलो ये बात समझ में आ गई? अब आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर लिख दे जहां a, b, c अचर पद है। कैसे हैं? अचर पद है, अचर है। a, b, c क्या है? अचर है। कैसे है? अचर है बेटा, अचर। अच्छा बहुपद में एक शब्द आता है पद बेटा, जैसे कि कहीं पर लिखा है 2x, तो इसमें एक ही पद लिखा है, ये एक पद है, इसे एक पदीय बहुपद बोलते हैं, एक पद। अगर यही लिखा होता 2x प्लस का 3 तो इसमें 2 पद हो जाते। अगर ये लिखा होता 2x प्लस, ये लिखा 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 5 तो इसमें 3 पद हो जाते। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गया? अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये समझ रहा हूं आपको जो पढ़ना है क्लास 10th यानी कक्षा 10 की गणित में जो आप लोगों को पढ़ना है वो रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद पढ़ना है। इसी से सवाल बनेंगे
और मैं ये बता रहा हूं कि 100% मेरी बात के दावा है कि आज जितना मैं पढ़ाऊंगा वो एकदम कंप्लीट बहुपद होगा, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक होता है, अब चलो हम आपके एक्सरसाइज के पहले सवाल पर आते हैं 2.1 पर। अब जैसे दिया गया है जैसे लिखा हुआ है नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, ये बता रहा है। ये आपकी किताब का उदाहरण नंबर 1 है। क्या है? उदाहरण नंबर 1 है आपकी किताब, एक्सरसाइज का सवाल नहीं, आपकी किताब का उदाहरण नंबर 1 है। नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए, प्रत्येक स्थिति में y बराबर px, जहां px एक बहुपद है। क्या दिया है? y बराबर दिया है px, यानी p का मतलब हो गया पॉलिनोमियल, यानी y एक पॉलिनोमियल है जिसका फलन क्या है? x के रूप में है। किसके रूप में है? x के रूप में। पॉलिनोमियल है यानी p क्या है? पॉलिनोमियल का मतलब p एक बहुपद है, वो उस बहुपद में क्या है? x का मान सब x से रिलेटेड है, बहुपद है, यानी जिसमें पद होंगे वो x के फॉर्म में होंगे। अब पूछ रहा है ग्राफों में प्रत्येक के लिए px के लिए शून्यकों की संख्या बताइए। यानी शून्यकों की संख्या ये होती है जहां देखो ये एक तो होता है हमारा y, ये y एक्सिस की लाइन है, y डैश एक्सिस। ये क्या होती है? x और x डैश एक्सिस। ये इस लाइन पर अगर कोई लाइन कहीं कट रही तो वो कहा जाएगा x की वैल्यू है, वो क्या है? x की वैल्यू, यानी x की लाइन पर अगर कट कर रहा है तब। अच्छा, इस पर कट करेगा तो कहेगा y की लाइन पर कट कर रहा है, वो x की वैल्यू है। यानी x का मान, ये लाइन x अक्ष पर जितनी जगह कट करेगी वो क्या होंगे? उतने ही x के मान होंगे। बताओ यहां पर ये x एक्सिस की लाइन है ना, यहां पर ये जो कर्व है कितनी जगह x पर टच कर रहा है? केवल एक जगह, तो x का मान यहां पर कितना हो जाएगा? 1। ये मैं बता रहा हूं 100% अगर सवाल आएगा तो 2.1 का या तो पहला सवाल या इस उदाहरण, ये उदाहरण आपका पेपर में आएगा, वो भी मल्टीपल चॉइस में। इसमें एक सवाल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, इन सवाल में से कोई एक सवाल पूछा जाएगा और एग्जाम्पल में और ऑप्शन में इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा, एक कोई पूछा जाएगा। अब यहां पर देखो x में कितनी जगह कट कर है? एक जगह, और ये दूसरी जगह। यहां पर x के मान कितने हो जाएंगे? 2। बोलो बात समझ में आ गई? यहां 1 2 3, यहां x के मान कितने हो जाएंगे? 3। यहां पर x का मान कितना हो जाएगा? x का मान केवल 1 हो जाएगा क्योंकि एक जगह कट कर रहा है। यहां x के मान कितने हो जाएंगे? यहां पर x का मान 1 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां कितनी जगह कट कर रहा है? यहां 1 2 3, यहां x के, और ये 4, यानी x के कितने मान हो जाएंगे? 4। यानी x एक्सिस पर अगर ग्राफ जितनी बार कट करेगा उसके उतने मान, 1 2 3 4, यानी x के कितने मान? 4 मान होंगे। बोलो बात समझ में आई? अब 2.1 का जो पहला सवाल है वो आपका होमवर्क में मैंने रख दिया है। वो सवाल मैं करवाता, लेकिन उसका डायग्राम नहीं इधर दिखाया गया है, नहीं इस पे लगा हुआ है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं, है ना। अब मुझे इस ग्राफ को फिर बनाने में मुझे, अब y बराबर px का हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 2 पॉइंट। प्रश्नावली द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कोई लिखा है 2x + 5, ये लिखा है, बराबर मैं लिख दूं या कुछ नहीं ऐसे लिखा हुआ है। अगर आपसे कहा जाए कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए, 2x + 5 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो अगर इसका हम लोग शून्य करेंगे तो 2x + 5 को 0 के बराबर कर देंगे।
2x प्लस 5 को क्या कर देंगे, 0 को बराबर बोल देंगे। 5 इधर प्लस क्या है, इधर आएगा तो साइन बदल जाता, चिन्ह बदल जाता है, यानी 2x इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ 2x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका, x बराबर -5/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर -5/2, यानी यहाँ x का एक ही शून्य का आया है, वो है -5/2। बोलो बात समझ में आ गई। यानी सर अच्छा एक और मैं अगर कर रहा हूं, जैसे मैं लिख दूं x² प्लस का 7x और प्लस का 12 लिख दूं, तो इसके बेटा दो शून्य आएंगे, एक आएगा x बराबर -3 आएगा, एक x बराबर -4 आएगा। अभी ये बताऊंगा कि ये सवाल कैसे हुआ है। यानी सर यहाँ पर दो शून्य आ गए। अब सर हम एक बात ये समझ रहे हैं, अगर x की अधिकतम घात 1 है तो सर x का जो मान आएगा केवल 1 ही आ रहा है। कितना मान आ रहा है, यानी अगर x की घात 1 है, यानी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है तो उसका केवल 1 मान आएगा, और अगर बहुपद में x की अधिकतम घात 2 है तो उसके 2 आंसर आएंगे। सर क्या हम ये भी कह सकते हैं कि बहुपद में जितनी घात होंगी उसके उतने ही आंसर आएंगे। बोलो ये बात समझ में आई। चलो अब हम इन सवालों को समझ रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट ये सीखते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। जैसे कोई लिखा हुआ है ax² प्लस का bx प्लस c लिखा हुआ है, ठीक, ये बहुपद का मानक रूप लिखा हुआ है। अगर हम कहें कि शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। सर हमें समझ में नहीं आया कि आप क्या बता रहे हैं। समझ में आएगा कैसे, जैसे एक मैं समीकरण बहुपद लिख दूं 2x² प्लस का 5x, या हाँ 2x² प्लस का 5x और प्लस का 2 लिख दो। सर हम क्या समझेंगे इससे, आप बताओ जरा सा कि हम इससे क्या समझेंगे, है ना सर, हम समझेंगे क्या इससे, है ना। देखो सर हम क्या समझ पाएंगे इससे, चलो मैं बता रहा हूं, है ना। चलो मैं इधर साइड में लिख के बताता हूं। जैसे इधर लिखा हुआ था 2x² प्लस का 5 और प्लस का कितना लिखा हुआ था 2, 5x लिखा हुआ था, है ना। यानी सर x का गुणांक का मतलब बेटा x को छोड़कर x के साथ जो भी लिखा हुआ है वो x का गुणांक है। यानी सर हम बोल सकते हैं इसका मतलब x का गुणांक कितना है 5, यानी x का गुणांक कितना लिख दे 5, और साइन आपको माइनस का लगाना, माइनस लगा दिए। सर x² का गुणांक, बेटा x² को छोड़कर जो भी बचा हुआ वो है वो क्या है, इसका गुणांक है, यानी -5/2। यानी शून्यकों का योग, दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा, क्या हो जाएगा, यानी अब अगर मानक रूप से यहां से देखा जाए मानक समीकरण से, तो x का गुणांक क्या है बेटा, b है, यानी -b/x² का गुणांक, यानी x² का गुणांक क्या है a, तो यानी -b/a। बोलो बात समझ में आ गई। ये एक आपका फार्मूला बन गया, या ऐसे माइनस, या तो आप ये याद रखो -x का गुणांक या अपॉन x² का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब दूसरा क्या है, ये पहला। अगला है शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल? यानी सर अल्फा गुणे बीटा बोल रहे हैं आप, ये होता है अचर पद, कौन सा अचर पद? सी अचर पद। यहां पर अचर पद क्या है? सी की बात कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो बात समझ में? अचर पद क्या होता है? अचर पद सी हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। यानी सर हम लोग बोल सकते हैं शून्यकों का योग इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू सी अपॉन ए। बोलो ये बात समझ में आ गई? ये है शून्यकों में संबंध, है ना? क्या क्या संबंध होता है? यानी शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम लोग अपने सवाल पर चलते हैं। हमारा आखिर में सवाल क्या था? सवाल हम लोगों का ये था, है ना? ये सब नोट कर लेना, जितना मैं पढ़ा रहा हूं सब नोट कर लेना, है ना? अब देखो लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना होगा, यानी हमें अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक पहला सवाल करके दिखा रहा हूं, है ना? पहला सवाल करके दिखा रहा हूं। सबसे पहला सवाल लिखा है एक्स स्क्वायर, या पहले मैं उदाहरण का एक सवाल लेता हूं, है ना? चलो उदाहरण वाले इंपॉर्टेंट सवाल मैं बाद में करवा दूंगा, इसी को मैं करवा रहा हूं। देखो देखो पहला सवाल लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 लिखा हुआ। सबसे पहले इसके हम लोग क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। बेटा सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? गुणनखंड। अच्छा गुणनखंड में क्या होगा? बेटा आप लोग इसको पढ़े होंगे कि दो के ऐसे फैक्टर करिए, यहां का जो चिन्ह होता है वो डिसाइड करता है कि जो इसके गुणनखंड होंगे वो माइनस करके होंगे या उसके गुणनखंड प्लस करके होंगे। चलो मैं एक इधर लिख दे रहा हूं सवाल। एक जगह लिखा है एक्स स्क्वायर 7x और प्लस का 12 लिखा हुआ, यहां पर प्लस लगा हुआ है और यहां पर माइनस। इस साइन से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है। ये साइन मेरे प्यारे बच्चों डिसाइड करता है कि क्या होगा। अब ये बता रहा है 2x को ऐसा ब्रेक करो कि माइनस करने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। सबसे आसान तरीका होता है 8 के हम लोग क्या कर ले एलसीएम, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी आया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, बचा कितना 2 आया। यानी माइनस साइन लगा है तो यानी आंसर जो आएगा माइनस करके आएगा। 4 में से अगर 2 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 4 का मल्टीप्लाई करा दे 2 से तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी यही हमारा क्या होगा? सही होगा, यानी यही गुणनखंड बनेंगे। इसको बेटा जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी आएगा। मैथ जब आप गणित को प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बेटा उसके बारे में कुछ सीख पाएंगे। बोलो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया? अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2 और x माइनस का 8। बेटा 4 माइनस 2 का मतलब 4 में से 2 जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये x एक बार इसके साथ गुणा होगा एक बार इसके साथ, 4 गुणे x 4x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x आ जाएगा, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 गुणे एक्स 2x हो जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा। अब क्या होगा? अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था
और माइनस का 4x और प्लस का 2x, इन दोनों में कॉमन लेते हैं और इन दोनों में कॉमन लेते हैं। अब जो यहां मैं एक लाइन बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सभी लोग नहीं बताते हैं। जितना मैं बताऊंगा बस इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि गलतियां यहीं पर होती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये आप रटा रहे हो, रटा नहीं रहा हूं बेटा, एक ऐसी चीज बता रहा हूं जीवन में गलती नहीं होगी, है ना, जीवन में आपसे ये गलती नहीं होगी। देखो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ एक्स लिखा, दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा 4, क्योंकि यहाँ का एक्स तो पूरा चला गया, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स निकल गया, बचा एक। बेटा जो यहाँ पर लिखा हो यहाँ पर, उसको आप जबरदस्ती, जिसको मैं बोल रहा हूं जबरदस्ती बेटा बहुत भयानक शब्द है, यहां पर आप लिख देना x माइनस का 4। बात समझ में आ गई? यानी सर जो यहां आएगा वही यहां आएगा, हाँ 100% वही आएगा, आप जबरदस्ती लिख देना। अब अगली बात मेरी सुनो बेटा, एक बात सुनो, सर यहाँ 2x था, अंदर तो 1x है, सर हुआ क्या, इसका मतलब बेटा 2 बाहर आया होगा, बाहर 2 क्या रहा होगा, कॉमन। ठीक, सर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो बाहर प्लस आएगा। अगर यहां माइनस होता, यहां प्लस होता, तो बाहर माइनस आता। फिर से सुनो, अगर दोनों जगह साइन यानी दोनों जगह चिन्ह सेम है तो बाहर प्लस आएगा। अगर यहां प्लस यहां माइनस है, यहां माइनस यहां प्लस है, तो बाहर माइनस आएगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो अब क्या होगा, अब ये 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब x माइनस 4 फिर से कॉमन है, यानी एक बार x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। और कुछ लोग क्या बताते हैं, बेटा देखो ये 2 बार लिखा हुआ यहाँ और यहाँ, इसको एक बार लिख लेंगे, एक बार इसको एक बार लिख लें, अब एक बार x और +2 ऐड करके लिख दें। क्या लिख दें, x प्लस का 2 आ गया। ये तो बेटा सवाल थोड़ा सा सॉल्व हुआ, देखने में थोड़ा गंदा लग रहा है देखने में, क्योंकि मैंने बारीकियों से आपको समझाया है ना, हर एक बारीकी से आपको समझाया है। मेरा मानना है कि एक सवाल बहुत ध्यान से आप समझोगे तो बाकी सवाल आप सॉल्व कर ले जाओगे। आगे चलो हम लोग देखते हैं, ये आ गया अब शून्यकों के लिए, किसके लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, यानी x माइनस 4 इक्वल टू एक बार 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा, यानी सर अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। अगर मान ले पहला शून्य क्या आ गया 4, दूसरा सर x प्लस 2 को 0 के बराबर कर दे, सर x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, यानी बेटा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू -2 आ गई। अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, बीटा की वैल्यू -2 आ गई। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 4 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। अब लिखते हैं शून्यकों का, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है -b/a। अब शून्यकों का योग सबसे पहले देखते हैं हमारी लोग की जो समीकरण थे, यानी समीकरण नहीं बोलेंगे बेटा, उसे बहुपद बोलेंगे, फिर बताएंगे समीकरण क्या होती है, तब समीकरण के बारे में बताएंगे। यानी हमारा था x स्क्वायर माइनस का 2x था और माइनस का 8 था। ठीक, शून्यकों का योग का मतलब बेटा अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू -b/a। बेटा अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू बेटा -2 है। फिर बेटा यहाँ पर b की वैल्यू देखो -1, तो माइनस पहले से था, एक b की जगह कितना लिखा हुआ है 2, यानी b की जगह 2 नहीं, b की जगह -2 लिखा हुआ है, अपॉन a की जगह कितना, सर a की जगह तो कुछ है ही नहीं, अगर इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से देखिए तो सर a की जगह तो कुछ है ही नहीं बेटा, a की जगह कुछ नहीं, तो a की जगह 1 होता है, कितनी होता है, 1 होता है। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस का 2 नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब होता नहीं, यानी 2 बराबर 2। यही संबंध की सत्यता की जांच हो गई कि दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, यानी शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता हो गई। बेटा बोलो ये बात समझ में आई, आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल,
क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, C अपॉन ए। बेटा शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा बराबर C अपॉन ए। अल्फा क्या है, अल्फा हमारा 4 है, बीटा हमारा क्या है, बीटा -2 है। C की वैल्यू, C की जगह क्या लिखा हुआ, C की जगह -8 लिखा हुआ है, तो C की जगह -8। A की जगह क्या लिखा हुआ, A की जगह बेटा कुछ नहीं, तो A की जगह 1, तो गुणे 1, यानी आ गया 4 दूनी 8, -8 बराबर -8। बोलो ये बात समझ में आ गई। मेहनत करते रहो बच्चों, है ना, मेहनत करते रहेंगे, मेरी गारंटी आपको 95+% दिलाने का दावा है। जैसा विगत कुछ वर्षों से हमारी जो ऑफलाइन ब्रांचेस जितनी भी चलती थी बेटा, सब में कोई बच्चा अपनी डिस्ट्रिक्ट में रैंक ला रहा है, कोई स्टेट में रैंक ला रहा है ना, तो मैं ये भी बता रहा हूं कि आप अगर मेरे साथ लग के मेहनत करेंगे, मैं आपसे कोई फीस का दावा नहीं करूंगा इस प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो आप लोग मेरे साथ लगे रहिए, सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि क्या हो, उनको इसका लाभ मिलता रहे। अब देखो इसके दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी संबंध में सत्यता की जांच हो गई। बोलो ये बात समझ में आ गई, यही क्या होगा, उत्तर हो जाएगा हमारा बेटा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल लिखा हुआ था 4s स्क्वायर -4s प्लस का 1। अगला सवाल है सेकंड वाला, दो नंबर का, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। ये सवाल है, एक बार मैं फिर से देख ले रहा हूं क्या लिखा था। फोर एस स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। हाँ, तो ये मेरा सवाल है। अब चलो, जो मैं वो बात बताने वाला था कि जो यहाँ का साइन होता है, ये साइन बताता है कि गुणनखंड जोड़ के होंगे या घटा के होंगे। प्लस है, सबसे पहले बात जो यहाँ पर लिखा होता है ए का मल्टीप्लाई सी के साथ होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। लेकिन इस 4 को अपने मन में रखना है, यानी अब इस 4 को ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ने पर भी 4 आ जाए और गुणा करने पर भी 4 आ जाए। सर 2 प्लस का 2, 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 बराबर 4, यानी आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 2 और s प्लस का 1, यानी आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1। बेटा इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो। देखो यहां से क्या कॉमन है, एक तो s कॉमन है दोनों की जगह से, दूसरा क्या कॉमन है 2। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 2s बचेगा, क्योंकि 2 2 जा 4, s गुणे s स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर सब कुछ निकल गया, 2s का 2s निकल गया, तो 1 बचेगा। जहां कुछ नहीं बचता वहां 1 बचता है। मैंने कहा जबरदस्ती ये यहां पर लिख दो 2s माइनस का 1। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, पहली बात यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। मैं पिछले सवाल में एक बात बताया हूं, अगर यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो तो दोनों में बाहर कौन सा साइन आएगा, माइनस का। अगर दोनों जगह अपोजिट साइन तो बाहर माइनस का आता है। बोले बात समझ में आ गई। हाँ अच्छा सर, सब कुछ तो अंदर लिख दिया, बाहर क्या बचा, बाहर कुछ नहीं बचा, तो बाहर क्या बचा, 1 बचा। जब कुछ नहीं बचा तो बाहर 1 बचा, यानी 2s माइनस 1 एक बार लिख देना, ये वाला एक बार, ये वाला 2s माइनस 1 एक बार लिख देना। बोलो आ गया। अब 2s माइनस 1 को एक बार 0 के बराबर करेंगे तो 2s बराबर आ जाएगा 1, तो s बराबर आएगा 1/2। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर आएगा 1/2, क्योंकि दोनों सेम है, तो जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब शून्यकों का योग क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बोलो ये बात समझ में आई। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू 1/2 है, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। बी की जगह कितना लिखा हुआ है? बी की जगह लिखा हुआ है -4, बी की जगह लिखा हुआ है -4 और ए की जगह कितना लिखा हुआ है? 4, यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस 4/4 और आधा प्लस आधा 1, बात खत्म। 4 1 जा 4, यानी 1 बराबर 1। ये हो गई आंसर की सत्यता की जांच। बोलो ये बात समझ में आ गई? बेटा ये लिखा हुआ आधा प्लस आधा बराबर 1, ये आप अपने भी मेथड से कर सकते हैं जो आप क्लास 6 7 8 या 3 4 5 में पढ़े होंगे। अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है सी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा 1/2 है, बीटा 1/2 है। सी की वैल्यू क्या लिखी है? सी की वैल्यू 1 लिखी है और उसकी वैल्यू कितनी लिखी है? 4। ए की वैल्यू कितनी है? 4 लिखी हुई है, यानी 1 एकम 1 और 2 गुणे 2 4 बराबर 1/4। ये हुई आंसर की सत्यता की जांच। यही क्या है? उत्तर। बोलो ये बात समझ में आ गई? मैं मान रहा हूं आपको ये दोनों सवाल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों। चलो आगे अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देख रहे हैं जैसा कि ये दोनों सवाल हो चुके, अब हम लोग अपना तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं ना। ये वाला सवाल क्या है? ये 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। 6x² माइनस का 7x, 6x² माइनस का 7x हो प्लस का 3। दोबारा एक बार हम लोग देख लेते बेटा, सवाल क्या है? सवाल 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 है ना, यहां पर माइनस है। क्या है? 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले इसके हम लोग बेटा शून्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शून्य। शून्य कैसे निकलेंगे? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई -3 से कराते हैं तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। उस 18 को आप लोगों को अपने मन में रखना है। कहां पर रखना है? मन में। यानी 7 को अब यानी यहाँ पर 18 आ गया बेटा, इस 18 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 3 का 9 और ये 2, यानी 9 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी 9 का 2 से गुणा करके देंगे तब 18 आ जाएगा और 9 में से 7 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 6x² माइनस, अब इसमें से जो बड़ा नंबर होता है वो हम लोग पहले लिखते हैं 9 माइनस का 2, बड़ा नंबर पहले और छोटा नंबर बाद में माइनस का 3। 6x² माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस, और प्लस का कितना आ गया? 2x और माइनस का 3। बेटा इन दोनों को पकड़ो, देखो यहाँ से एक x तो कॉमन है ही है और 6 लिखा है, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x, 3 3 जा 9 तो यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। इसको जबरदस्ती यहाँ पर लिख देंगे 2x माइनस का 3। और देखो यहाँ माइनस दोनों जगह अगर साइन सेम होते तो बाहर प्लस का आता है। अब देखो 2x माइनस के 3 तो अंदर लिख दिया, सबका सब अंदर चलेगा तो बाहर कितना बचा? 1 बचा। यानी एक बार लिखेंगे हम लोग 3x प्लस का 1 एक बार लिख लेंगे और इन दोनों में से किसी के एक को एक बार लिख लेंगे 2x माइनस का 3। बोलो प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या होगा? अब शून्यकों के लिए, किसके लिए? शून्यकों के लिए बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। शून्यकों के लिए 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? ये उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x बराबर आ जाएगा -1/3। बेटा जो इधर गुणे में होता है वो नीचे में आता है, यानी एक शून्य यानी अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई? -1/3। बेटा
दूसरा शून्य का अगर हम लोग निकाले तो दूसरे शून्य के लिए दूसरे इसको इधर लेंगे, 2x माइनस 3 को 0 के बराबर लेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, इधर प्लस का 3 आ जाएगा। ये क्या था, 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो x बराबर 3/2 आ जाएगा। यानी बीटा की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई, 3/2। अब देखते हैं अब इधर देखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/3, बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2, 3/2। बेटा माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यानी बी की वैल्यू कितनी, -7 है, बी की वैल्यू कितनी है, -7 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 6। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना, 6 आ जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 प्लस का 3, नहीं नहीं नहीं, एलसीएम लेंगे इधर कितना आ जाएगा, 6, 2 का इधर मल्टीप्लाई 2, 3 का इधर मल्टीप्लाई 9, और 2 3 जा 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू प्लस का 7 आई है, और अल्फा आया है -1/3 आया बेटा। यहाँ पर -1/3, यहाँ पर कितना है, माइनस का 1/3, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इधर माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 7 माइनस माइनस प्लस बटे 6, माइनस का 2 प्लस का 9, बेटा इन दोनों में से बड़ा कौन है, 9, तो 9 का साइन आता है प्लस का, ठीक, जो 9 के आगे लिखा होगा उसी का साइन आता है, यानी 9 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 7/6 और 7/6। ये आपका आंसर आ गया बेटा। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, बीटा कितना है, बीटा हमारा लिखा है 3/2, बराबर बीटा कितना लिखा हो, 3/2, और अल्फा लिखा है -1/3। सी की वैल्यू कितनी है, -3, ए की वैल्यू कितनी लिखी हुई, ए की वैल्यू 6 लिखी हुई है, -3 एकम 3, और 3 दूनी 6, ये माइनस लगा था, -3/6, देखो दोनों इक्वल आ गए, यानी उत्तर की सत्यता की जांच हो गई। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो, बात मैं 3 सवाल ये तो करवा दिया हूं, अब बचे ये 3 सवाल हैं, इन 3 सवाल आपके होमवर्क में है, ये तो बहुत आसान सवाल है, वो भी आसान सवाल है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये सवाल बहुत आसान है, ये कैसे होगा, ये t² -15 लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे t² बराबर प्लस का 15, मतलब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, t² बराबर प्लस का 15 हो जाएगा, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, चलो ये मैं करवा दे रहा हूँ, एक सवाल और करवा दे रहा हूँ, है ना। अब ये आपका होमवर्क है, ये वाला ये होमवर्क है, ये मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, ये मैं बता दे रहा हूँ, है ना। कौन सा, t² माइनस का 15, t² - का 15। अब सबसे पहले सवाल ये है शून्यकों के लिए, इसमें कुछ करना ही नहीं, ये डायरेक्ट सवाल है शून्यकों के लिए, बहुत आसान सवाल है शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए t² -15 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो t² बराबर कितना आ जाएगा, इधर माइनस उधर प्लस का आ जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा बेटा, आप लोग पढ़े होंगे, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लगता है, बोलो बात समझ में आ गई। लेकिन ये रूट का क्या, प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि अगर कहीं पर -15 लिखा हुआ है, माइनस का क्या लिखा हुआ है, -15 लिखा हुआ है, और इस पर अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का
225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 225। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या रूट में जा रही इधर से उधर तो उसके दो नंबर होंगे, एक प्लस का और एक माइनस। कभी भी इधर से स्क्वायर हटेगा इधर रूट आएगा तो उसके दो नंबर हो जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। यानी एक टी बराबर लिख लेंगे रूट का 15 और एक टी बराबर लिख लेंगे माइनस का रूट 15। ठीक, एक हुआ हमारा अल्फा और दूसरा हुआ हमारा बीटा। अब शून्यकों के लिए क्या लिखेंगे? शून्यकों के लिए क्या लिखेंगे? शून्यकों के लिए माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों के लिए नहीं, शून्यकों का योग बराबर क्या लिखेंगे? शून्यकों के लिए तो इधर हो गया है, क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग। थोड़ी लंबी क्लास होगी लेकिन कंप्लीट होगी बच्चों। शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब बात सुनो, बात है अल्फा की वैल्यू √15 है और बीटा की वैल्यू भी कितनी है? माइनस के √15। अब बात आई बी। सर इसमें बी तो दिख नहीं रहा। सर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी होती, लेकिन ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस का 15 लिखा हुआ है। यानी सर ये जो 15 है ये सी की वैल्यू है और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, ये तो है नहीं। अब ये है नहीं तो बी की जगह हम लोग 0 मान लेंगे। बी की जगह कितना होगा? 0 होगा। यानी जहां बी होगा वहां पर 0 लिख देंगे। और ए की जगह कितना लिखा हुआ है? ए की जगह कुछ नहीं, तो ए की जगह 1 लिखते हैं हम लोग। अब देखो रूट का 15 लिखा हुआ और प्लस और माइनस रूट का 15 इक्वल टू 0/1 0 होता है। ये और ये कैंसिल, यानी 0 बराबर 0। ये सत्यता की जांच होगी। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर सी अपॉन ए हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा? रूट का 15 है। बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस रूट का 15। सी की वैल्यू क्या लिखी हुई? सी की वैल्यू माइनस की 15 है। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस की 15। ए की वैल्यू 1 लिखी हुई। √15 रूट रूट को खा जाता है, यानी अगर रूट और रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। यानी रूट हट गया तो 15 आ गया। यहाँ माइनस लगा हुआ था इसलिए माइनस लगा दिए। यहाँ पर -15 तो माइनस का 15। देखो दोनों पक्ष क्या आ गए? बराबर आ गए। यानी सत्यता की क्या हो गई? जांच हो गई। बोलो ये बात समझ में आ गई? हाँ भाई। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे अभी हमारे 2 सवाल बचे हुए हैं। कौन कौन से अभी सवाल बचे हुए हैं? अभी सवाल बचा हुआ है 4u² प्लस का 8u। ये अभी सवाल बचा हुआ है। कौन सा? 4u² प्लस का 8u। बेटा हम लोग ये कर लेते हैं कि इस क्लास में इस पूरी एक्सरसाइज के सभी सवाल लगा लेते हैं, फिर एक और मैं क्लास आप लोगों की 1 घंटा की रख दूंगा जिसमें जो इसके दूसरे सवाल बचे हैं वो पूरा कर देंगे। और कुछ बोर्ड पेपर में मल्टीपल चॉइस पूछे गए क्वेश्चंस और उदाहरण के सवाल हैं मैं वो करा दूंगा। यानी आपकी 2 क्लास अब एक ही क्लास में पूरा कर देता है इसी क्लास में, लेकिन क्लास ज्यादा बड़ी हो जाती है, कम से कम 2 घंटे करीब हो जाती है और सभी क्वेश्चन में सॉल्व करता। लेकिन नहीं, आज मैं एक क्लास आपको दिए दे रहा हूं जिसमें कंप्लीट सवाल इतने होंगे, फिर दूसरी आएगी जिसमें बचे हुए सवाल प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो मैं सब करवा दूंगा। बोलो ये बात समझ में आ गई है ना? अब एक सवाल बचा हुआ है 4u² प्लस का 8u। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 4u² प्लस का 8u। सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। बहुत आसान सवाल है। अच्छा एक बात समझो, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। यानी चर के कितने मान आएंगे? 2 आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा, यानी चर के 2 शून्यक आएंगे। अच्छा इसमें बिल्कुल आसान सवाल है। शून्यकों के लिए क्या करेंगे? यहां से कॉमन ले ले अगर, तो 4u कॉमन हो जाएगा।
तो बचेगा क्या, u प्लस का 2 बचेगा। ठीक, क्या बचेगा, u प्लस का 2। एक बार 4u को 0 के बराबर कर देंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, 0, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया, 0। एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे तो u बराबर आएगा माइनस का 2, यानी बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 2। बोलो बात समझ में आ गई। यानी अब शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, ये बात याद रखना, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, माइनस तो हमारे पास था ही, ये बी हुआ। सी जो अचर पद होता है वो है ही नहीं, और ए की जगह कितना है, 4। अब देखो प्लस और माइनस, माइनस का 2 इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई। ये हमारा शून्यकों का योग आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, यानी अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस की 2 है, सी इसमें है ही नहीं तो सी की जगह 0 लिख लेंगे, ए की जगह कितना लिखा, 4, यानी 0 मल्टीप्लाई माइनस का 2 कितना आ गया, 0 आ गया। 0 अपॉन 4 0 होता है, यानी ये क्या आ गया, उत्तर। यही हमारे क्या हो जाएगी, सत्यता की जांच, यही हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे बेटा। बोले बात समझ में आ गई, यस और नो, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 सवाल है। क्या है, 3x²। अगला सवाल है 3x² माइनस का 4x माइनस का 1। फिर से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं। 3x² माइनस का x, 3x² माइनस का x माइनस का 4 है, 3x² माइनस का x माइनस का 4। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल है। करो करो सभी लोग, लगाना स्टार्ट करो, इस सवाल को करना स्टार्ट करो। अब सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, सॉल्यूशन का मतलब हल, है ना। अब देखो सबसे पहली बात तो मैंने ये बताई थी, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 3 चक्को 12 आ जाएगा। यानी 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 1 आ जाए। यहाँ पर खाली x लिखा हुआ है, ये x नहीं, ये लिखा हुआ 1x लिखा हुआ, यानी यहाँ पर कितना आना चाहिए, 1, यानी 4 गुणे 3, 3 चक्को 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। 3x² 3x² माइनस का 4 माइनस का 3x माइनस का 4, 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 4। इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन है, x² था ना, x कॉमन है तो यहाँ या 3x माइनस का 4। हमने कहा था जबरदस्ती जो यहाँ पर लिखा हो इधर लिख देना, 3x माइनस का 4। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो बाहर क्या आएगा, प्लस आएगा। सब कुछ तो लिख दिया, बचा कितना, 1, यानी 3x माइनस 4, और इधर भी कितना आया, x प्लस का 1। एक बार 3x माइनस 4 को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 4/3। एक बार x को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। यानी हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई और ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई। बोलो बेटा बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, आ गई ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब लिखते हैं शून्यकों का, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए।
यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू हमारी है 3/4। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/4। बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है कुछ नहीं, तो यहाँ -1 होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ तो यहाँ पर 1 होता है। अब देखो सी की ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू कितनी है -b अपॉन ए की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 3 लिखी हुई है बेटा। कुछ गलत लिख दिया हूं मैं बेटा, ये 4/3 है ना कि 3/4। यहाँ पर क्या है 4/3, 4/3 माइनस का 1, ठीक। 3 एकम 3 यानी 4 - 3/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ बेटा ध्यान से सुन, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, 3 और 1 का एलसीएम लिया तो 3 आया, 3 का इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो 4 माइनस का 3 आया, 1 का इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो 4 आया, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो नीचे कितना बचेगा 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1/3। ये हो गया बेटा अल्फा प्लस का बीटा। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, यानी अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बेटा 4/3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा -1 है, सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू बेटा कितनी है 3 है, यानी 4 एकम 4 यानी -4/3 इक्वल टू -4/3, यही उत्तर हो जाएगा। बोलो ये सभी सवाल इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आए समझ में? मैं बहुत ही आराम से बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझा रहा हूं। मेरा ये कोशिश रहती है कि हर बच्चे को मैं बहुत आसान तरीके से बताऊं। ये हम लोगों की एक पहली क्लास थी, ये क्या थी पहली क्लास थी, ये बहुपद की हम लोगों की पहली क्लास थी। दूसरी क्लास आप लोगों के पास बहुत जल्द आएगी, हमसे जुड़ना ना भूले बेटा। आपकी क्लास दिन प्रतिदिन हर एक क्लास आती रहेगी हर एक सब्जेक्ट की, जैसे कि आपकी फिजिक्स की क्लास हुई थी, भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान आदर्श सर ले रहे हैं, भौतिक विज्ञान मैं पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी के लिए आप लोगों के लिए बायोलॉजी ट्यून मैम आप लोगों के लिए आ जाएंगी, और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए बायोलॉजी की क्लास आने वाली है। तो जय हिंद मेरे साथियों, जुड़ना मत भूले हमारे साथ, और फ्री का वादा जो है ये मैं आपको बोर्ड पेपर तक देता रहूंगा। तो धन्यवाद।